दर्शक हो नमस्कार. तरुण भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. आजपासून आम्ही पाहतोय एक नवी मालिका, ज्या मालिकेचं नाव आहे त्यांचं सध्या चाललंय काय. त्यांचं म्हणजे कोणाचं? हो नक्कीच, कवी, लेखक, साहित्यिक, अभिनेते, अभिनेत्री. लॉकडाऊनमध्ये काम बंद असताना घरात बसून ही लोक नेमकं करतायत काय, तुम्हालाही त्याचं आकर्षण वाटत असणारच. आणि म्हणूनच या मालिकेची सुरुवात आपण करतोय आपल्या बेळगावातूनच. आपल्या बेळगावातील अभिनेते ज्यांनी उरीसारख्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा चित्रपटामध्ये काम केलं ते आपले अमान आसिफ. वेगवेगळ्या शॉर्ट फिल्म्स असोत किंवा इतर अनेक प्रोजेक्ट्स, या माध्यमातून अमान आसिफ आपलं एक वेगळं नाव, आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करतायत. सध्या ते बेळगावात आहेत, कारण लॉकडाऊनमध्ये मुंबईतली त्यांची कामं थांबलेली आहेत. ते सध्या काय करतायत, चला तर जाणून घेऊयात त्यांच्याकडूनच. भाई एक सेल्फी तो बनती है, क्या बोलते हो? आ जाओ, है ना? अरे आपके साथ नहीं भाई, गाड़ी साथ लेने का मेरे को. हटो ना, सलमा को दिखाऊंगा, फुल वीडियो लेता रहूंगा. काफी वक्त से चल रहा है ये सब. ट्रस्ट मी आई फॉलो. ना यू डोंट, जस्ट लेट मी स्पीक. बोलने दो मुझे प्लीज. साला एक महीना कब खत्म होता है कुछ समझ ही नहीं आता. लेकिन मकान मालिक आएगा 8 बजे सुबह पे और कहेगा दो भैया किराया दे दो. फिर बीवी कहेगी अरे सुनो वो सिलेंडर खत्म हो गया है, और वो बरखा के स्कूल से फोन आया था ना, 3 महीने की फीस नहीं पहुंची, यहाँ से पहुंचा देना, और उसके लिए नई पीटी शूज लेना है, और वहाँ मिट्टू के लिए नया लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेना है, और वो माजी और बाऊजी आ रहे अगले हफ्ते, स्टेशन लाने जाना जरूर. नमस्कार अमानजी. नमस्कार सगळ्यांना माझा नमस्कार. तर जसं मी म्हटलं की आमच्या दर्शकांना जाणून घ्यायला आवडेल, तुम्ही सध्या नेमकं काय करताय? प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच ऐसे मौके पे मेरे साथ बात करने के लिए और आपका प्रोग्राम मेरे से स्टार्ट करने के लिए. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेलगाम को होते हुए अगर आप तरुण भारत में फीचर हो गए तो वो हर इंसान के लिए एक मतलब रिकग्निशन की बात है. सो थैंक यू. जैसे आप पूछते आ रहे कि फ़िलहाल में मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली लास्ट ईयर मार्च 13 को मैं बेलगाम वापस आया था, सिर्फ एक हफ्ते के हॉलीडे के लिए. और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया. महाराष्ट्र में भी लग गया, बेलगाम में भी लग गया. किसी को पता नहीं था कि कितना टाइम लास्ट होगा, और हालत ख़राब होते गए. तो तब मतलब तभी इनिशियली लगा था कि चलो ठीक हो जाएगा. थोड़ी मेंटली सैनिटी रखते हैं, तो अपना वर्कआउट किया. मैं हमेशा ऑफिस पे आता हूँ, ऑफिस संभालता हूँ, तो मैं ऑफिस पे आता गया रोज़. लॉकडाउन में भी आते गए हम लोग, और फिर पता चलता गया कि ये छोटा वक्त नहीं है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है जो हमें मिल के फेस करना है. तो हम स्लोली लेते गए उस टाइम को, एक दिन, 1 डे एट अ टाइम जैसे बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी अब आगे का सोचोगे ऐसे वक्त में आप अपने आप पर बहुत प्रेशर डालोगे, और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है. फिर आपको दिखती नहीं है लाइट कहाँ पे एंड में. तो हम स्लोली 1 डे एट अ टाइम लेते गए. मेरे एक्टिंग के जो ऑडिशंस होते थे, जो कॉल्स होते थे, वो फ़िलहाल में होल्ड पे थे, और जो भी इम्पोर्टेंट होते थे वो ऑनलाइन होता था. ठीक. तो रिकॉर्ड करता था मैं ऑनलाइन घर से ही, और फॉरवर्ड करता था कंपनीज़ को, जो भी है. थोड़े होते थे लेकिन फिर शूट हो नहीं पाता था, क्योंकि जैसे कोविड बढ़ता गया. फिर मैंने अपना फोकस टोटली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे डैडी जो है आप पहचानते हैं, राजू सेठ साहब, उन्होंने अंजुमन जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ और उनकी काफ़ी टीम के साथ सोशल वर्क कोविड में स्टार्ट किया था. करेक्ट. ऑक्सीजन के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में. तो मैं उसमें लग गया उनके साथ, क्योंकि मुझे खुद इतना डर था कि डैडी अकेले जा रहे हैं वहाँ सामने, और हमें पता नहीं था कि ये डिजीज़ का क्योर क्या है, और अब भी नहीं पता है. तब तो लेकिन बहुत ज़्यादा नया था. तो कोई भी सामने आता था तो हमें लगता था अरे यार भाई दूर रहो. लेकिन पापा को देखते हुए मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं हमेशा उनके साथ रहा. ट्राई किया मैंने जितना हो सके उनके साथ रहूं और उन्हें हेल्प करूं. और वो एक जो साल था तब से लेकर अब तक, उसमें मुझे एक चीज़ की सीख बहुत मिली है कि
ऐसे टाइम पे इंसानियत कितनी निकल के आती है सामने। करेक्ट। वो आप फिर एक रिलीजन के हो या दूसरे रिलीजन के हो, कोई फर्क No नहीं matter. पड़ता। मतलब आप जब हॉस्पिटल में हो, आप जब बेड पे हो, ऑक्सीजन आपको पूछता नहीं कि बाबा तू कौन से रिलीजन का है, तेरी तेरा जात कम कौन सी? करो, तेरी जात क्या है। तो ये सीख सबको मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक साल में एक जो अच्छी चीज़ है वो है कि हमने भूला है कि हमारा मज़हब क्या है या हमारा धर्म क्या है या हमारी जाति क्या है, और हम एक दूसरे के लिए मदद करने सामने आए हैं। ठीक। तो बीच में मैं जा चुका हूँ, बॉम्बे आ चुका हूँ, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए, थोड़े जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे तो वो शूट करके वापस आया हूँ, शूट करके वापस आता हूँ, और वो फिलहाल में तो प्रोडक्शन में है बेसिकली। लेकिन तब से अब तक तो फोकस यहीं पे है। तर अभिनेते किंवा कलाकार लोक चॅरिटी करतात राईट। प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी म्हणा, इतर काळात कोविडच्या काळात जे करायला लागलेत, खरंच बरेचसे जण फार चांगलं काम करायला लागले. तर एक अभिनेता, एक कलाकार, ते एक सामाजिक कार्यकर्ता असा जो प्रवास झाला, यातनं तुम्हाला समाधान मिळतंय असं तुम्ही म्हणालात, आणि माणुसकी महत्त्वाची आहे असंही म्हणाल. तर या कामाचं स्वरूप दिवसेंदिवस वाढतच चाललंय. म्हणजे आता तुम्हाला सध्या वेळ नाही आहे की कुठं मदत पोचवायची, काय करायचं, कारण ऑक्सिजन सिलेंडर्स असो, रुग्णांना इकडून तिकडे पोचवायचं असो. तर तुमची फिलिंग काय आहे या कामाबद्दल, कसं वाटतं तुम्हाला? सर, दो चीज़ है इसमें मेरे हिसाब से। एक तो जो सिचुएशन पे हम आ गए हैं उस पर हमें आना नहीं चाहिए था। करेक्ट. ये मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हूँ। ये अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और ये मैं खुद मेरे दोस्तों के, रिलेटिव्स के, पहचान के लोगों को इतना इफेक्ट हो चुका है, उसके लिए मुझे खुद इतना दर्द होता है। मेरे खुद की फैमिली में हो चुका है ये सब। तो हमें यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था। वो बोलते हुए जब आप मुझे पूछते हो कि आपको कैसा लगता है ये सब काम करके, सर एंड में मतलब हम इतना जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम या तो इसलिए करते हैं कि हम आगे जाके एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकें, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लोगों के लिए, और हम कंफर्टेबल रह सकें। लेकिन सर अगर हम आगे जाके जिए ही नहीं तो क्या फायदा? तो क्या फ़ायदा एक, और आगे हम जिए और हमारे दोस्त लोग या हमारी फैमिली लोग या हमारे पहचान के लोग हमारे साथ ना हो सके, करेक्ट. तो फिर हमारे पैसे का क्या फ़ायदा? यस यस, डेफिनेटली. आप करोड़ों होंगे आपके पास, आप एक आलीशान जगह पे जाओगे, आप अकेले बैठोगे, क्या फ़ायदा? वही आपके पास 100 रुपये होंगे, अपने दोस्त होंगे, आप एक चाय के स्टॉल में जाएंगे, चाय पियेंगे, सब लोग मजाक मिलके। करेंगे, सब लोग मिलके, उसमें कितना मज़ा होगा? सही. तो सर वो यही चीज़ है कि जब आप किसी ज़िंदगी नहीं बचा रहे, और ये ऐसी चीज़ नहीं कि भाई मैं इतना डोनेट कर रहा हूँ, मैं ये ऑक्सीजन का कर रहा हूँ, देखो मुझे, या मैं इतनी बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, नहीं, आपको ये हेल्प ऊपर से मिल रही है, आप वो हेल्प फॉरवर्ड कर रहे हैं। यस. ये चीज़ आपको समझनी चाहिए हमेशा। और मैं लकी हूँ कि मेरे पापा को मतलब ऊपर से इतनी ताकत मिल रही है, इतना फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प मिल रहा है, मैं सिर्फ उनके साथ खड़ा हूँ सर, और कुछ भी नहीं है हमारा इसमें हाथ। और जब वो हेल्प लोगों को मिलती है और उनके जाने बचते हैं या उनकी तबीयत ठीक होती है, जो खुशी आपको उनके चेहरे पे दिखेगी, जो दुआ आपको उनसे मिलेगी, जो प्रार्थना आपको उनसे मिलेगी आपके लिए, सर उसमें अलग ही खुशी है। येस, डेफिनेटली. तो डाऊन टू अर्थ बोलते, या आपल्या गावशी किंवा आपल्या माणसांशी नाळ जुळलेली आहे त्या व्यक्तीची, अशा पद्धतीचे तुम्ही आहात. हे ऐकून फार बरं वाटतंय, बघूनही फार बरं वाटतं. तर मला एक ऐकायला आवडेल की बेळगाव जिथे तुम्ही जन्माला आला, एक श्रीमंत कुटुंबात जन्माला आला, त्यामुळं तुम्हाला लहानपणापासून श्रीमंती अनुभवली. करेक्ट. चांगले कपडे, चांगल्या गाड्या असोत, तसेच चांगले मित्र, तसंच चांगलं शिक्षण. तर नेमकं बालपणापासून मुंबईला जाईपर्यंतचा जो बेळगावात प्रवास झाला, थोडंसं आम्हाला ऐकायला आवडेल. क्या होता तो प्रवास? सर देखिए, मैं बेलगाम में था अपने ग्रेजुएशन तक बेसिकली. मर्तेश. हाँ, तो मैं स्कूल सेंट पॉल्स में था. हमारी तब तक एंटायर फैमिली सेंट पॉल्स में सीख चुकी है. उसके बाद में लिंगराज में कॉलेज किया मैंने. और मैं सर इनिशियली हमेशा एक्टिंग मेरे दिमाग में तो थी एक पैशन जैसे, लेकिन उतना ड्रामा या उतना थिएटर बेलगाम में नहीं होता, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. और मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट या शाई किस्म का आदमी हूँ. लेकिन स्कूल में नाटक वगैरह नहीं सर, कभी नहीं किया मैंने. नहीं किया. तो स्कूल में बेसिकली मैं एक
बहुत ही स्टूडियस लड़का था जो पढ़ाई में ध्यान देता था, और मैं क्रिकेट कैप्टन था, क्रिकेट और फुटबॉल। तो स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं क्रिकेट कैप्टन हमेशा रहा हूँ, और स्पोर्ट्स हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरे लाइफ में। सर उसके बाद में जब मैं यूके गया अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो पहली बार था जब मैं अकेला रहा, कोई भी मेरे आसपास नहीं था। खुद अपना घर साफ करो, खुद अपना बाथरूम साफ करो, खुद अपने बर्तन करो, वहाँ वैसे ही होता है ना सर। और वो पहली बार जा चुका था मैं, तो एक बहुत ही अलग सीख मिली मुझे कि इसके बाहर ना एक बहुत बड़ी दुनिया है। हम जो बेलगाम में रह रहे हैं और इतनी सुविधा आपको मिल रही है, ये एक बबल है। जब आप बाहर जाओगे ना, कोई आपको पहचानता नहीं है, प्रोटेक्शन बबल नहीं रहेगा। एग्जैक्टली कोई पहचानता नहीं, अरे ये वो सेठ का लड़का है, चलो चलो जाने दो, कोई नहीं यार। आपके सैकड़ों लोग रुके हैं ऐसे आपके जैसे, तो उसमें कोई एक नज़रिया बदल गया लाइफ का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जा सका, मैं कुछ नया एक्सपीरियंस कर चुका, और दिमाग में मतलब एक अच्छा फीलिंग लगा सर, क्योंकि कुछ नया सीख रहे हो आप। उसके बाद में वापस आया, और मैं तब सोच रहा था कि एक्टिंग के लिए बॉम्बे जाऊँ, मुंबई जाऊँ, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तभी। उनको एक हार्ट प्रॉब्लम था और काफ़ी ख़राब थी तबीयत, तो उसमें टाइम चला गया, और मैं ऑफिस फिर फुल टाइम हैंडल करने का चालू कर दिया बेलगाम में ही। फिर पापा वापस सबकी दुआ से और ऊपर वाले की कृपा से वापस ऑफिस आ गए, और सब कुछ ठीक हो गया। फिर मैंने ऐसे ही पूछा सर कि चलो यार सर, पापा मतलब पैशन है, ट्राई करूँ क्या? कभी पूछा नहीं था और कभी ट्राई भी नहीं किया था। जा बेटे ट्राई कर। मैं खुद सरप्राइज और शौक था कि अरे अब क्या, अब हाँ भी मिल गई तो अब क्या करूँ। फिर मैंने गया सर, मैं बॉम्बे अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल में गया। क्रैश कोर्स था, छोटा कोर्स था 3 महीने का, और सर कोई प्लान नहीं था एक्टिंग के बारे में। उसके बाद मुझे सिर्फ ट्राई करना था, और एक बकेट लिस्ट होती है ना, चलो ये ट्राई कर दिया, टिक मार्क, वो मैंने ट्राई किया। उसके बाद में एक फाइनल ड्रामा था मेरा, उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। मम्मी डैडी खुद आए थे देखने, और फिर उन्होंने ही बोला सर कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो और थोड़ा टाइम ट्राई क्यों नहीं करते? तो वैसे बढ़ता गया, उन्होंने थोडा चान्स और दिला. हाँ मुंबई शहरामध्ये बरेचसे लोक जातात, रोज हजारो लोक, म्हणजे आता लॉकडाऊनमध्ये कोण जात नाही. करेक्ट. पण अभिनेता होण्यासाठी योग्य प्लॅटफॉर्म मिळण्याची गरज असते, तेवढे स्किल्स असावे लागतात, नशीब पाहिजे. राईट. तुम्हाला असं वाटतं का की भरपूर श्रीमंती, बॅक सपोर्ट यामुळे तुम्ही अभिनय क्षेत्रात फार सहज सोप्या पद्धतीनं जाऊ शकला असं वाटतं, की तुमचं स्ट्रगल आणि तुमचे जे गुण आहेत, तुमच्यामध्ये जे अभिनयाचे गुण आहेत, त्यामुळेच तुम्ही गेला आणि हे सगळं सेकंडरी आहे, श्रीमंती वगैरे? काय वाटतंय तुम्हाला? सर देखिए, आपका नज़रिया कैसे हो ना, आप वैसे देखोगे. ये डेफिनेट है कि मेरे डैडी, मेरे मम्मी और मेरे घर का इतना सपोर्ट रहा है मुझे कि मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे. लेकिन सर फिर आप अगर उसको कहोगे कि आपकी स्ट्रगल कम ही है तो वो गलत होगा, क्योंकि सबका स्ट्रगल अलग होता है. अब फाइनेंशियली मैं ठीक हूँ तो मुझे मेंटली स्ट्रगल अलग होगी. मेरी मेंटल स्ट्रगल और किसी और की मेंटल स्ट्रगल आप कंपेयर नहीं कर सकते. आप जैसी भी स्ट्रगल कर रहे हो, हर एक की इंडिविजुअल स्ट्रगल अलग होती है. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अरे भाई मुझे इतना करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, नहीं. लेकिन मेरे हिसाब से मैं काफ़ी देख चुका हूँ. स्टेशन पे नहीं सोना पड़ा, फुटपाथ पे नहीं रहना पड़ा, हाँ. वहाँ पे घर अच्छा मिल गया होगा. हाँ, डेफिनेटली वो बात अलग है. बहुत बड़ी बात है. हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक बात करने बोलता के हूँ लिए, सर. हाँ. अब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं. बेसिकली MBA किया है, MSc की है, आप एक कंपनी में जाओगे, सेकंड कंपनी में जाओगे, कॉल्स आएंगे आपको, थर्ड कंपनी जाओगे, फोर्थ कंपनी जाओगे, फिफ्थ 10th कंपनी जाओगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेगी कंपनीज. 5 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है, फाइनल कॉल के लिए आ गए आप. कहीं तो एक होगा आपका, इतने क्वालिफिकेशन होके. सर मैंने कम से कम 500 से 1000 ऑडिशन दिए हैं, जो कि इंटरव्यू ही है और कुछ नहीं है. 500 से 1000 ऑडिशन आराम से दिए मैंने. उसमें मैंने कम से कम 300 से 400 बार, मैं मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ. अब शॉर्टलिस्ट का मतलब टॉप 3 में, एक जॉब के लिए, एक फिल्म है या एक शो है या एक ऐड है, टॉप 3 कंटेंट में से आप एक हो, और ये तीनों में से एक को मिलेगा. 300 बार कम से कम समझो हो गया. 300 में से 250 या 270 टाइम्स नहीं हुआ. तो सर आप सोचो, 1000 जॉब इंटरव्यू के लिए गए,
उसमें से आपको 800 बार तो बुलाया ही नहीं वापस, लेकिन आप फिर गए रोज़, फिर गए रोज़, फिर गए रोज़, फिर आपको उसमें से 300 बार वापस बुलाया। फिर अभी आपके दिमाग में है मैं स्क्रीन पे ऐसे दिखूंगा, मुझे जॉब मिलेगी, और फिर कॉल ही नहीं आता। सर डिसअपॉइंटमेंट। वो जितना जितना ज़्यादा धक्का बैठता है ना आपके यहाँ, चलो आप पहले 2 साल 1 साल के लिए आप हो गए, उतना जोश होता है, अरे चलो कुछ नहीं कुछ नहीं करेंगे। सर, लेकिन तीसरे साल चौथे साल में आप बोलते हो यार बुलाया था ही नहीं मुझे कोई, कैसी बात हो रही है, मतलब क्या मैं इतना बेकार हूँ एक्टर, मैं लायक ही नहीं हूँ। क्या मैं लायक ही नहीं हूँ, इतने डाउट्स आते हैं ना सर। और फिर आप सोचते हो घर पे इतने काम है, आप छोड़ के इधर क्यों बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो सर ये बहुत चीज़ें, अगर आप बैलेंस करना सीखो, और सर प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अगर आपको पता है कि आप में टैलेंट है या आप कर सकते हो तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन सर एक बार कॉल आता है कि मतलब देख लो आपका टैलेंट होगा या वो लेवल का नहीं होगा, तो आप छोड़ दीजिए। आपने ट्राई किया है, छोड़ दीजिए फिर। टचवुड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी चांस मिल चुके हैं, और जब भी मैं कभी भी स्क्रीन पे आया हूँ, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, अब जब हॉटस्टार पे मेरे शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो मुझे सर रिकग्निशन मिला है, अवार्ड्स मिले हैं नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, बेस्ट एक्टर का मिला है, बेस्ट फिल्म का मिला है। तो वो एक मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ तुम सही ट्रैक पे हो और तुम्हें ये चीज़ आती है। तो वो एक ही सपोर्ट है सर फिलहाल में दिमाग में, वो सोच के आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्ही सांगत होता की मनाची घालमेल होते, कायम पराभव किंवा सततचं अपयश, हे सगळं सहन करत करत जेव्हा तुम्ही शॉर्ट फिल्म्स करायला लागला, मीरा असो, सॉरी मधला तर तुमचा अभिनय, म्हणजे ज्यांनी कोणी बघितले नाही त्यांनी नक्कीच यूट्यूबला जाऊन सॉरी बघावी, मीरा बघावी, क्रॅच ॲक्च्युली स्क्रॅच म्हणता येत नाही त्या अभिनेत्याला, तो क्रॅच म्हणतो. तर या सगळ्या शॉर्ट फिल्म्स असतात आणि नंतर मग त्या उरीपर्यंतचा प्रवास. तर हे सगळं करत असताना उरीमध्ये थोडंसं आणि डिसअपॉइंटमेंट तुम्हाला झालं, तर त्याबद्दल आमच्या दर्शकांना ऐकायला आवडेल. म्हणजे शॉर्ट फिल्म्स ते बघतील, तुमच्या अभिनयाचं कौतुकही करतील, पण इतक्या सगळ्या परिस्थितीतनं जाता जाता उरी एक मोठा जॅकपॉट मिळाला होता, पण तरी थोडंसं काहीतरी अडचण आली. ती काय होती? सर उरी तो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी फिल्म में, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट थी उरी। उसके लिए हमने ट्रेन किया 6 से 8 हफ्ते, आर्मी कमांडो ट्रेनिंग की गन्स के साथ और सब, मुंबई में कोलाबा में आर्मी बेस पे ट्रेन किया। उसके बाद में सर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था ये उरी के टाइम पे, क्योंकि बीच में ब्रेक था और बीच में बेलगांव में इलेक्शंस थे, 2018 विधानसभा इलेक्शंस, और तभी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया था, तो वो मेंटली भी काफ़ी हर्ट थे सब लोग। उसके इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद हमने सर्बिया गया उरी शूट करने के लिए। हम सर्बिया गए, सर्बिया में उरी का शूट हुआ था सर। 3 स्केड्यूल थे सर। फर्स्ट स्केड्यूल हो चुका था, मेजर स्केड्यूल। सेकेंड स्केड्यूल में आ गए थे हम, और शूट का ऑफ डे था, तो ऑफ डे था, शूट का क्रू सब ऐसे ही थे। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है, तो फुटबॉल खेलने गए ऐसे ही, चलो थोड़े लोग थे, चलो यार चलते हैं करके। सर बास्केटबॉल कोर्ट था, फुटबॉल ग्राउंड नहीं था, क्योंकि होटल के नज़दीक ही है, जो चलो खेल लेते हैं। सर खेलते वक्त क्या हो गया, मेरा पैर मतलब एक टैकल हुई सामने वाले प्लेयर की, और कोर्ट बास्केटबॉल बहुत कंक्रीट होता है, तो मुझे गिरना नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक नेचुरल रिएक्शन, पूरा वेट मैंने अपने एक ही पैर पे डाल दिया, एंकल पे, तो एंकल ट्विस्ट होकर 360 डिग्री ऐसे घूम गया मैं। अब मुझे नहीं पता था कि इससे अच्छा कि ये इससे ख़राब ये होगा। जैसे ही बैठ गया मुझे पता चल गया कि टूट गया, ख़त्म। फिर भी हमने ट्राई किया सर, जितना हो सके 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमने ट्राई किया हील करने के लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी शूट बाकी था। लेकिन 2 हफ्ते में उसके बाद में भी सर्बिया में था, और पैर की हालत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। 2 एंकल पर पार्शियल फ्रैक्चर्स थे, 2 लिगामेंट टेयर्स थे, तो मुझे वापस आना ही पड़ा। आया, बेड रेस्ट पे रहा, फिर 1-1.5-2 महीने, मुझे कम से कम 3 महीने लगे फिर से सीधा चलने के लिए। और जो भी मेरा आप कह सकते हो एक कैरेक्टर था फिल्म में, वो कट गया, क्योंकि मतलब सेंस नहीं बनता ना सर, अगर आप पहले इतना शूट कर चुके हो और फिर अगेन मतलब एकदम से डिसअपियर हो जाओगे, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। तो वो एडिटिंग पे, और मुझे पता था हो जाएगा, ये किसी की गलती नहीं है, ये एक टेस्ट ही है सर। सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ आने के बाद में रिकवरी का नहीं था। जब मैं 2 हफ्ते वहाँ सर्बिया में था,
अकेले व्हीलचेयर पे होटल रूम में रहता था, सब शूट पे जाते थे। मतलब दुखता क्या करूं, पहली फिल्म मिली है, शूट पे आया हूँ इंडिया से बाहर, बड़ा ब्रेक मिल रहा है और पैर तोड़ के मैं अकेले होटल रूम में बैठा हूँ, दिन रात अकेले, हिल भी नहीं सकता हूँ, बाहर देख भी नहीं सकता हूँ, इतनी अच्छी जगह है, माउंटेन्स पे थे हम लोग। बहुत सीख मिली सर अंदर से, मतलब इतनी ताकत मिली ना, इतनी शक्ति मिली, और ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने इतना एक बहुत बड़ी सीख दी कि जो आप प्लान करते हो हमेशा या जो आप सोचते हो हमेशा, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता, कुछ भी हो सकता है, आपको सरवाइव करना है। करेक्ट। तो वही था बेसिकली। आपने जो भी कोई रोल किए हैं जी या आपको कोई करणे आहे, जी। तो तुम्हाला सगळ्यात आवडणारा जो रोल आहे आजपर्यंत केलेला, तो कुठला आहे? सर सोच करके एक शॉर्ट फिल्म है मेरी, वो शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे एक कैलकाटा फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड भी मिला है। अवार्ड भी मिला। तो सर वो जो रोल है ना, वो कैरेक्टर मेरे से इतना दूर है कि आप जो ऐसे मैं इंसान हूँ, जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है, इतना दूर है कि मैं वो इंसान, जो सोच में कैरेक्टर है घनश्याम सिंह, मैं वैसे आदमी साथ आज तक इंटरेक्ट भी नहीं कर पाया। मतलब जानने की बात दूर, एक्सपीरियंस खुद की बात दूर, मैं वैसे कैरेक्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। तो वो कैरेक्टर के अंदर पहुंचना और उसे बाहर लाना, वो फ्रस्ट्रेशन को बाहर लाना, वो उसकी मेंटालिटी को बाहर लाना बहुत डिफ़िकल्ट था सर मेरे लिए। बाकी आप क्रैच बोल सकते हो, वो हमारी बेलगाम की भाषा है और मैंने खुद लिखा है, वो रिटन है, तो वो थोड़ा इजी था। सॉरी बोलते हो, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था सर, लेकिन वो भी मैंने खुद लिखा है, तो कहीं मेरे अंदर से ही आया। कौन सा, सॉरी का? हाँ, सॉरी मैंने खुद लिखा है। जबरदस्त। थैंक यू। लेकिन सोच इतना दूर था ना सर मेरे से कि उसमें इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा फिजिकली, मेंटली, वो कैरेक्टर का सेटिस्फैक्शन अलग है। फैमिली के बारे में नज़रिए से देखा जाए तो आपके पापा आपके आइडॉल है, बिल्कुल। लेकिन फिल्म लाइन में, एक्टिंग की दुनिया में आपके इंस्पिरेशन कौन है? मीन्स सर देखिए, हॉलीवुड में तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं हमारी इंडस्ट्री में पहले बोलूँगा, नॉट ओनली एज एन एक्टर, लेकिन एज समवन टू लुक अप टू, शाहरुख खान हमेशा मेरे आइडल रहे हैं। इसलिए क्योंकि सर वो भी एक कुछ नहीं थे और कुछ बन गए, और बहुत कुछ बन गए, सबसे बड़े बन गए दुनिया में, ऑलमोस्ट यू कैन से। और जो हिसाब से वो बात करते हैं, जो उनका लहजा है, ये उनको बचपन से तो नहीं था ना सर, वो उन्होंने सीखा है, डेवलप किया है। तो वो हिसाब से शाहरुख खान एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और एक्टिंग वाइज सर मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो इतने वर्सेटाइल हैं और इतने अच्छे एक्टर हैं कि यार मुझे देख के खुशी होती है उनको, सीखो इनसे कुछ। तो बेसिकली मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ मेरे स्पेयर टाइम में, इस हिसाब से कि ये होमवर्क है मेरा। इंग्लिश सीरीज़ हो, हिंदी सीरीज़ हो, या कोई भी अलग सीरीज़ हो, कि ये अगर मैं ये सीन में होता तो मैं ये कैसे करता, और अगर वो सामने वाला इतना अच्छा कर रहा है तो वो कैसे करता है। तो वो एक सीख मिलती है ना सर, तो वो हिसाब से हमेशा मैं सोचता हूँ। रणबीर कपूरच्या एका ॲडमध्ये जी, गाडीच्या तुम्ही त्याचे ड्रायव्हर झालाय, राईट। तर ती ॲड पण मोठ्या प्रमाणात फेमस झाली सगळीकडे. तर ॲडमध्ये सुद्धा तुमचं काम आहे आता, म्हणजे शॉर्ट फिल्म झाल्या त्याच्यानंतर. तर आत्ता सध्या लॉकडाऊनच्या काळात OTT प्लॅटफॉर्म मोठ्या प्रमाणात चालला, म्हणजे वेब सिरीज. करेक्ट. तर वेब सिरीजसाठी तुम्हाला काही चान्स आले का, किंवा पुढे आले तर तुम्ही त्याच्यामध्ये नशीब आजमावणार का, काय वाटते तुम्हाला? सर देखिए, चांस आएगा, चांस आया भी है, ऐसे नहीं कि चांस नहीं आया है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स आ चुके हैं मेरे पास कि मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, या उतना चैलेंजिंग या उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था मेरे लिए। और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अपने अंदर के पैशन के लिए, उत्साह के लिए, जैसे आप बोलते हैं, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ में इतना उत्साह या इतना अलाइव नहीं फील करता हूँ। नहीं करते। जैसे ही वो कैमरा होगा, सेटअप होगा, एक्शन बोलोगे, सर आप अलग दुनिया में चले जाते, मैं अलग दुनिया में चले जाता हूँ। और अगर आपको इतना लगता है कि इतना आसान है, तो आप सोचिए सर कि आपके आसपास 40-50 लोग हैं
ये आप तो सिर्फ मुझे देख रहे हो कैमरा के सामने, आपके आसपास 50 लोग हैं, लाइट्स है, साउंड है, इधर ये हैंडल पकड़ा है और अभी आपको रोना है। कहाँ से लगा इमोशन? बहुत ही डिफिकल्ट है सर, लेकिन कंप्लेन नहीं है क्योंकि ये मुझे पसंद है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, कोई मुझे करने नहीं बोल रहा है। वो बोलते हुए सर अगर मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली हिट करूँगा। फिलहाल में तो अब तक वैसे मैं ऑडिशंस देते आ रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा, शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो वो काम चालू है, वो अलग बात है। आपकी दुआ होगी, सबकी दुआ होगी तो ज़रूर होगा। लेकिन फ़िलहाल में 2 वेब सीरीज़ है सर प्री प्रोडक्शन में, होपफुली कुछ उससे बाहर आ पाए, देखते हैं। यातूनच म्हणजे मगाशी जसा प्रश्न विचारला होता तसाच परत श्रीमंती आणि गरिबीकडे येतो. भूमिका निवडण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे मलाही आवडली नाही म्हणून भूमिका नाकारली, याचं स्वातंत्र्य तुमच्याकडे आहे, जसं इतरांकडे नसतं कदाचित. म्हणजे पोटा पाण्यासाठी मी आलोय, मग कधी नोकर हो, कधी मालक हो, कधी गाडी चालव किंवा असं काहीतरी रोल करत 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 मी पुढे आलो, असं बऱ्याचशा अभिनेत्यांच्या बद्दल झालं. तुम्हाला ते एक ॲडव्हान्टेज आहे का की तुमच्याकडे भूमिका निवडण्याचं स्वातंत्र्य आहे? सर डेफिनेटली है, मैं नहीं बोलूँगा. देखिए मेरे पास काफ़ी रोल आ चुके हैं जो मैं नहीं करा हूँ, और मुझे इसलिए मैं नहीं किया हूँ क्योंकि थैंकफुली घर से, पापा से, मम्मी से मुझे इतना बैकिंग और इतना फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है. अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये मेरी हिपोक्रेसी है, डेफिनेटली है. लेकिन सर एट द सेम टाइम मैं इसलिए नहीं बोला हूँ कि अगर वो छोटा रोल है या ड्राइवर का रोल है या क्लीनर का रोल है, उसके लिए नहीं. सर आप जब एक कैरेक्टर में जाओगे ना, फिर वो आप नहीं रहते, वो कैरेक्टर होता है. फिर वो ड्राइवर हो या कोई भी हो, डज नॉट मैटर. जब कैरेक्टर अच्छा होगा मैं डेफिनेटली करूँगा सर, उसमें कोई दो राय है ही नहीं. कैरेक्टर कौन सा होगा ये बात नहीं, कुछ नहीं मैटर अच्छा होना चाहिए, कुछ भी नहीं मैटर करता. सर एक्टिंग की वही चीज़ है ना, आप जब एक इंसान में जाते हो या एक कैरेक्टर में जाते हो, आप सिर्फ उसको निभाते नहीं हो बल्कि उसके बारे में इतना खुद समझ पाते हो, घुस जाते हो उसमें, घुस जाते हो. और आपको जो चीज़ पहले नहीं पता होती, फिर उसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे. अब जनरल लाइफ में समझो मैंने एक कैरेक्टर किया एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास मैन का, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से जाता है. अब मुझे ज़्यादा पता है. अब मैं जिसको देखता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, अच्छा यार इसका ये रिएक्शन इस वजह से हुआ होगा, तो सीख भी बहुत मिलती है सर इसमें. हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट था, नहीं बोलूँगा. उसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ों को ना बोल चुका हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि वो स्टेटस में कम था, मुझे इसलिए क्योंकि वो मुझे एक्साइट नहीं कर पाया कैरेक्टर. डेफिनेटली अमन आसिफ एक ॲक्टर, मग प्रोड्युसर, हे सगळं करता करता आता एक चांगलं सोशल वर्क वडिलांना सपोर्ट करण्यासाठी करताय. पण यातूनही थोडासा वेळ काढून स्वतःच्या फील्डसाठी, म्हणजे मोठ्या अभिनेत्यांबद्दल वाचणं असो किंवा आवडत्या विषयावर वाचणं असो, चांगल्या कथा असतील, असा काही छंद तुम्ही जोपासत आहात का? काही हॉबी आहेत का तुमच्या, ज्या तुम्ही आता जाणीवपूर्वक मुद्दाम होऊन मिळालेल्या वेळेचा आपल्या कलेसाठी वापर व्हावा यासाठी असं काही वेगळं करताय का? सर बेसिकली मैं राइड भी करता हूँ, लेकिन उतने ज़्यादा पैमाने पे नहीं. फ़िलहाल में तो मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ जो मेरा खुद के प्रोडक्शन में है. तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका कैसे होता है सर प्रोसेस, आप स्टोरी बनाते हो, स्टोरी डेवलप करते हो राइटर्स के साथ, फिर आप पूरा एक शो बाइबल होता है कैरेक्टर्स के बारे में, सीरीज़ के बारे में, कहाँ जाएगी, क्या किधर शूट होगी, और आप एक छोटा टीज़र शूट करते हो. तो वो मेरी कंपनी ने ऑलरेडी शूट किया है. अब सर इसके पोस्ट प्रोडक्शन में है हम, तो हम बड़े प्रोड्यूसर्स को, बड़े प्लेटफॉर्म्स को, OTT प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करेंगे. तो वो प्रोसेस में फ़िलहाल में हूँ मैं. इसके अलावा सर मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ. मुझे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे शोज़ देखना बहुत पसंद है. फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, वो लैंग्वेज तमिल हो, डज़ नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज वो कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है. मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है सर. आपके फील्ड में आने वाले जो तरुण हैं, जो युवा है, त्यांना तुम्हाला काय सांगायचं आहे? म्हणजे स्ट्रगल न चुकलेलं आहे तुमच्या एकंदर प्रवासातनं दिसून आलं. नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्यांना आणि जे आलेत आणि छोट्या छोट्या अपयशांना हरून परत गेलेत, अशांसाठी काय सांगावंसं वाटतंय? सर पहली बात तो
ट्राई करके फेल होना कोई गलत चीज़ नहीं है। ये मैं खुद मेरे हिसाब से बोलता हूँ, क्योंकि मैं इतने बार तो फेल हो चुका हूँ ना, अगर ऑडिशन में काम नहीं हुआ तो। फेलियर। लेकिन वो फेलियर ना सर सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं। कहीं पे आपका लुक यहाँ मैच नहीं हुआ, कहीं पे सामने वाले एक्टर का लुक मैच नहीं हुआ। तो वैसे ही जो युवा या जो भी ट्राई कर रहे हैं एक्टिंग में स्पेशली, डेफिनेटली ट्राई करें। इसमें कोई, अगर आपका पैशन है, अगर आप सिर्फ कर रहे हो कि मुझे फेमस बनना है, तो वो अलग बात है। उसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वो हिसाब से नहीं गया, और उसमें कोई गलत नहीं है। फेमस बनना बहुत अच्छी चीज़ है यार, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है, वो अलग है। तो आप पैशन के लिए अगर कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए। और अभी फ़िलहाल में इतने अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कोई अच्छा वीडियो बनाओगे, यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉपुलर पेज है बेलगाम में, लोकल पेज बेलगाम वाइन्स करके, जिनके साथ मैं खुद काम भी कर चुका हूँ। बहुत अच्छे लड़के हैं सर, मतलब लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके अपना टैलेंट खुद ही राइट करते हैं, स्क्रिप्ट खुद ही, चलो भाई कुछ मन आया, लिखा, शूट किया, और सबको बहुत फनी लगता है। तो ये करना है ना हमें, और क्या करना है। तो ऐसे आप खुद बनाओ, खुद शूट करो, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी आ सके। स्ट्रगल तो हमेशा होगी सर, कोई भी फील्ड में होगी, चाहे ये फील्ड में थोड़ा ज़्यादा हो, ये फील्ड में थोड़ा कम हो, लेकिन स्ट्रगल होगी। लेकिन आपने चूज़ किया है ना वो स्ट्रगल, ऐसे नहीं कि किसी ने बोला अरे तू यहाँ पे जा और ये कर ले। तो अगर आपने चूज़ किया है तो कायम रहो उसके ऊपर। और एक टाइम के बाद में सर थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए हमें। अगर आपको लगा कि आपका टैलेंट कहीं पे शॉर्टफॉल है, तो आप एक बैक स्टेप लीजिए। आपने ट्राई किया है, और आप किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। ऐसे नहीं कि मेरा पैशन है तो मैं होगा ही। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो नहीं कर पाए, तो इट्स ओके। आपने ट्राई किया है, आपने अपना शॉट दिया है, शायद आपके लिए कोई दूसरी चीज़ अच्छी हो। ओके। बहुत मुश्किल है, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे खुद को लगता है कभी कभार कि क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा। रास्ता बदलना भी तकलीफ देता है, वो भी तकलीफ है। लेकिन सर भरोसा कीजिए ऊपर, कुछ ना कुछ जरूर होगा। विश्वास ठेवा, राबत राहा, मेहनत करा, काही ना काही चांगलं होईल, असंच सांगतायत आपले अभिनेते अमान आसिफ। यांच्या विचारांबद्दल, यांच्या एकंदर उपक्रमाबद्दल, आणि सध्या ते काय करतायत याबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय ते कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला नक्की विसरू नका। पुढच्या भागात आम्ही अशाच आणखी नव्या नव्या चेहऱ्यांना भेटणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत ते सध्या काय करतायत। धन्यवाद। कधी कधी हे छोटे क्षण सुद्धा कोणाला तरी खूप आनंद देऊन जातात। गेल्या 2 दशकांपासून 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांचे आयुष्य समृद्ध करणारी लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सातत्य निरंतर।